आज का जो है हमारा जो लेक्चर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड और आखिरी लेक्चर है। तो यहाँ पर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। रेसिप्रोसिटी थ्योरम है एक म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर जो काम करती है, उसके ऊपर बेस कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके देखेंगे। इसके अलावा करंट ग्रोथ एंड डिके ऑफ इन इंडक्टर, ठीक है, इन इंडक्टर। मान लीजिए कि कोई एक कॉइल थी इस तरह से। अब इस कॉइल में जब हमने करंट फ्लो कराई तो क्या होगा, सोलेनॉइड टाइप का बन गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और अगर अब इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया तो यहां पर इसने जो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड का ताना बाना बुन रखा था, ये एकदम से मान लीजिए भाई करंट एकदम से जीरो हो गई, तो ये भी एकदम से खत्म हुआ। और यहां मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर आपस में 45 बना रहे, तो फ्लक्स में क्या ध्यान रखना है, फ्लक्स बनेगा बी एरिया इंटू कॉस 45। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल शुक्ला आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस सीरीज में जिसका कि नाम है पेन किलर सीरीज। जिन बच्चों को नहीं पता कि क्या है इस सीरीज में, उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा। बेटा सबसे पहले तो देखो, ये कोई वन शॉट सीरीज नहीं है। इस सीरीज में हम लोगों ने हर चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जो या तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, या फिर शायद वो इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफी डिफिकल्ट है, या थोड़ा डिफिकल्ट साइड है, मतलब कोर कॉन्सेप्चुअल चीजें उसमें रहती हैं और उनको समझ पाना थोड़ा कभी कभी मुश्किल होता है। तो ऐसे टॉपिक्स को आपके लिए बिल्कुल आसान बनाकर, और जितनी भी इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नीट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स को लाकर ये पूरा जो है कोर्स डिजाइन किया गया है। तो हर सब्जेक्ट में इसकी क्लासेस चल रही हैं। आप YouTube पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप फ्री जो है बैच है वो ऐप पर एक्सेस कर सकते हैं। यही इसी नाम से आपको पेन किलर के नाम से जो है वो बैच मिल जाएगा ऐप के ऊपर। वहां पर आपको जो टॉपिक्स हो रहे हैं क्लासेस में, उनके कुछ असाइनमेंट भी मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस में जो असाइनमेंट होंगे, उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, थोड़े डिफिकल्ट साइड वो क्वेश्चंस होंगे, थोड़े कॉन्सेप्चुअली काफी जो है साउंड करते हुए क्वेश्चन होंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां पे आपको उसकी आंसर की जो भी हिंट एंड सोल्यूशन है वो भी मिल जाएगा। तो आज का जो है हमारा जो लेक्चर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड और आखिरी लेक्चर है। और इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक कवर होगा इसमें, जिस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उस तरह से बिल्ड हो सके कि अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आप खुद से सोचकर सॉल्व करना सीख सकें। ठीक, तो यहां पर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। रेसिप्रोसिटी थ्योरम है एक म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर जो काम करती है, उसके ऊपर बेस कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके देखेंगे कि कैसे उस प्रिंसिपल को यूज करके हम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी थ्योरी को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके अलावा ग्रोथ एंड डिके ऑफ जो करंट है उसको हम देखेंगे कि इंडक्टर में करंट का ग्रोथ और डिके किस तरह से होता है, और टाइम कांस्टेंट के ऊपर जो है भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। सेम टाइप का टॉपिक हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आरसी सर्किट के लिए किया था। अभी हम सेम टाइप का टॉपिक हम जो है वो आरएल सर्किट, रेजिस्टेंस और इंडक्टर के केस में करेंगे। तो करंट ग्रोथ, मैं करेक्ट कर देता हूं इसको, इट इज करंट ग्रोथ, करंट के ग्रोथ और डिके के लिए हम लोग तो ये हमारा थर्ड टॉपिक रहने वाला है, करंट ग्रोथ एंड डिके ऑफ इन इंडक्टर। ठीक है, इन इंडक्टर। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि भाई हमारा सेल्फ इंडक्टेंस क्या चीज है। ठीक, कुछ बेसिक बात समझ लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के रिलेटेड। तो देखिए ये टर्म आया कहां से और क्यों इस टर्म को हम लाए हैं, और इस टर्म के लाने से हमारी चीजें कैसे आसान हुई हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। हमें एक बात तो ये पता है कि भैया जब भी फैराडेज लॉ से
कि भाई जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो होने की कोशिश करेगी तो वहां जो फ्लक्स में चेंज आएगा, उस फ्लक्स में चेंज के आने से उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी फ्लो कर जाएगी। हम लोगों ने पहले लेक्चर में, इसका जो पहला पार्ट था उसमें हमने ये बात भी डिस्कस की थी। अब फंडा वही है, मगर कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करने के लिए, जब चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगती है तो आसान करने के लिए कुछ और नई फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन कर दी जाती है। उनमें से ही एक हमारे पास ही क्वांटिटी है सेल्फ इंडक्टेंस की। तो हुआ क्या, हुआ ये कि मान लीजिए कि कोई एक कॉइल थी इस तरह से, और अब इस कॉइल में जब हमने करंट फ्लो कराई तो हमने इसका जो पिछला चैप्टर उसमें हमने पढ़ा है कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, सोलेनॉइड टाइप का बन गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इसका मतलब है कि यहां पर इस कॉइल में करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक, एक मैग्नेटिक फील्ड बना, और अगर अब इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, चेंज कैसे आ सकता है, आपकी करंट में चेंज आ गया, करंट में चेंज कैसे आ सकता है, या तो ये टाइम के साथ चेंज हो रही हो, या एकदम से हो सकता है आपने स्विच ऑन किया तो पहले जीरो करंट थी, फिर एकदम से आई करंट होगी तो करंट में चेंज आया, या करंट फ्लो कर रही थी, आपने एकदम से सर्किट कट कर दिया, करंट एकदम से जीरो होगी तो करंट में चेंज आया। सर करंट में चेंज आया तो फर्क क्या पड़ा, करंट में चेंज आया तो यहां पर इसने जो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड का ताना बाना बुन रखा था, ये एकदम से, मान लीजिए भाई करंट एकदम से जीरो हो गई तो ये भी एकदम से खत्म हुआ, और ये खत्म हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गया, और आ गया यहां पे वापस से फैराडेज लॉ। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स क्या होता था, BA cos थीटा, इसकी कॉइल का जो ये एरिया है इससे ये फील्ड जा रहा है, मतलब इसके कॉइल से फ्लक्स लिंक हो रखा है। इसको हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में कि भैया फ्लक्स लिंक हो रखा है कॉइल के साथ में। तो फ्लक्स में चेंज आया, और फ्लक्स में चेंज आते ही फैराडेज लॉ ये कहता है कि जिस रेट से फ्लक्स में चेंज आएगा उतना ईएमएफ यहां इंड्यूस होगा, और किस दिशा में होगा ये लेंज लॉ से हमें पता चलता है कि वो चेंज का अपोज करेगा। तो फिलहाल हुआ क्या, हुआ ये कि यहां पर अगर ये करंट में चेंज आएगा तो इसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और उसी चीज को निकालने के लिए, उसी चीज को और आसान बनाने के लिए हमने यहां एक क्वांटिटी डिफाइन की, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये डिफाइन कैसे हुई, ये कहा गया कि लिंक्ड फ्लक्स जो है, किसी कॉइल से जो लिंक्ड फ्लक्स है, जितना फ्लक्स लिंक हुआ है फाई, वो प्रोपोर्शनल होगा उसमें करंट फ्लो होने। इस कॉइल में जितनी करंट फ्लो होगी उतना ज्यादा फील्ड होगा, उतना ज्यादा फील्ड होगा, उसी हिसाब से उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। और क्योंकि खुद के ही फील्ड की वजह से, खुद का ही फील्ड है और खुद का ही फ्लक्स लिंक हुआ है, इसलिए सेल्फ वाला टर्म आ गया है। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट L आ गया, जिसको कि सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, इनटू I, और L बराबर हो गया फाई बाय आई। कुछ कुछ वैसा ही मान लो जैसे V बराबर IR होता था। तो रेजिस्टेंस आपका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अगर मैं देख लूं तो जैसे रेजिस्टेंस जो है V और I पर डिपेंड नहीं करता था, वैसे ही इंडक्टेंस L, इंडक्टेंस फाई और I के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होगी कि कैसा शेप बना हुआ है, कैसा साइज है कॉइल का, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है। फिलहाल हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल्स के ये सब चीजें नहीं निकाल रहे, लेकिन एक बेसिक बात आपको ये बता दी। अब सर इसका ईएमएफ में कैसे हम यूज करते हैं, एल तो चलिए हमने निकाल लिया, ईएमएफ में सर कैसे यूज करते हैं इसको। तो यहीं से अगर आप देखोगे तो यहीं से आप देखो तो फाई बराबर आपने कहा साहब एल आई हो गया। ईएमएफ हमको पता है क्या होता था, ईएमएफ होता था हमारा माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस साइन वो डायरेक्शन बताने के लिए हो गया। आई आपका चेंज हो रहा है, एल तो भैया किसकी प्रॉपर्टी है, उसका कैसा बना हुआ है, कितना आकार है, कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, उस सब का प्रॉपर्टी है।
तो L तो कांस्टेंट है, तो L अगर कांस्टेंट है तो यहां से देखोगे d बाई डी टी, माइनस लगा देते हैं, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए कि ईएमएफ किस दिशा में इंड्यूस होगा, उसको भी सीखेंगे। L इंटू आई, और L कांस्टेंट है तो माइनस L डी आई बाई डी टी, मतलब करंट जिस रेट से चेंज होगी भैया उसी हिसाब से इंड्यूस ईएमएफ जो है वो यहां पर डेवलप होने वाला है। बहुत सीधी सीधी सी ये बात है जो हमारे काम की है। तो ईएमएफ अब निकालने के लिए हमें पूरा ये फ्लक्स फ्लक्स वाला ताम झाम में उलझने की जरूरत नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस वाले इस फंडे को यूज करते हुए हम डायरेक्ट जो है वो एनर्जी या ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो यहां हमारे लिए जो है सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो यूजफुल हो जाती है। बाकी इसका एक पार्ट ये इंपॉर्टेंट है अलग अलग कॉइल्स के सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का, लेकिन क्योंकि हम यहां कुछ बहुत लिमिटेड टॉपिक ही करने वाले हैं तो हम अभी सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकाल रहे हैं, निकलेगा ऐसे ही फाई अपॉन आई करके, वो नहीं कर रहे। म्यूचुअल इंडक्टेंस के कुछ केसेस करेंगे तो अब वहां से आइडिया लग जाएगा आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा इससे और थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वो सीख लिया तो ये तो अपने आप ही आपको आ जाएगा। दूसरी बात एक और जो, अगर इसको मैं कहूं कि यार ये किसी इसकी एनालॉजी को समझूं अगर मैं मैकेनिक्स से, तो मैकेनिक्स की एनालॉजी में सेल्फ इंडक्टेंस कैसा रोल प्ले कर रहा होता है। सेल्फ इंडक्टेंस कुछ कुछ वैसा ही रोल प्ले कर रहा होता है जैसा मैकेनिक्स में मास का जो बिहेवियर रहता है, इनर्शिया। तो एक तरीके से जैसा इनर्शिया है आपका मैकेनिक्स में, वैसी वैसी कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बनती है किसके लिए, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। इसको हम लोग एल को हम लोग इसीलिए इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं। अभी कुछ कुछ बातें वहां से भी लिंक करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। फिलहाल तो हमने कहा कि भाई ईएमएफ जो है वो माइनस एल डी आई बाई डी टी बन रहा है, और ईएमएफ की क्या डायरेक्शन होगी ये कैसे पता चलता है, तो उसके रिलेटेड में आप ऐसे बात समझिए कि मान लीजिए कोई ये इंडक्टर है, बेसिकली अगर ये आइडियल नहीं है, अगर ये आइडियल है पहले मान लेते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर ये आइडियल है तो रेजिस्टेंस, मतलब तार है तो भैया रेजिस्टेंस तो आएगा, लेकिन आइडियल का केस है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। अदरवाइज नॉर्मल इसको चोक कॉइल बोलते हैं, चोक कॉइल के नाम से फेमस है, और चोक कॉइल में कुछ इसका रेजिस्टेंस भी होगा, और जो बाकी जो ये कॉइलिंग के कारण जो एक टर्म आया है सेल्फ इंडक्टेंस का, वो भी होगा एल का। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि भैया कैसे पता चलता है कि क्या ईएमएफ किधर बना है। तो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए यहां करंट है, अब सिर्फ इस करंट की दिशा से, सिर्फ इस करंट की दिशा से यह पता नहीं चलता है कि ईएमएफ कैसा बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ करंट की दिशा से नहीं पता चलता है, हमें यह देखना होता है कि करंट की डायरेक्शन किधर है, और हमें यह भी देखना होता है कि करंट समय के साथ बढ़ रही है या घट रही है। करंट समय के साथ बढ़ रही है या घट रही है। और दूसरी बात कि करंट कॉइल में किस दिशा में जा रही है। यहां एक बात और विशेष ध्यान रखने वाली है कि कॉइल का टर्न कैसे घुमाया गया है, यह भी बड़ा खेल कर देता है भाई, कि किसी कॉइल में टर्निंग कैसे हुई है, मतलब तार किसी कॉइल में जो है वो या ऐसे घूम के जा रहा है या ऐसे घूम के जा रहा है, इससे भी सारा खेल चेंज हो जाता है। तो पहले हम बेसिक बात समझ लेते हैं, टर्निंग वाली बात को अलग से एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट वहां आप सीधे लिंक कर देना, समझ जाएंगे। जैसे फिलहाल मैंने कहा कि करंट इस दिशा में जा रही है, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसकी टर्निंग जो है वायर्स की, उस टर्निंग के कारण अगर ऐसे ऐसे टर्न करता हुआ जा रहा है, तो राइट हैंड से करंट के घूमने की दिशा में अगर हम
अंगूठे को घुमाएं, मतलब इसको उंगलियों को कर्ल करें तो बी की दिशा मिल जाती है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि टर्निंग ऐसी है जिससे कि बी इस दिशा में बन रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई। आई यही बताने के लिए था, आई और टर्निंग यही बताने के लिए था कि बी किस दिशा में है। ये चेंज हो सकता था कैसे? अगर कॉइल ऐसे अंदर से यूं जाके ऐसे से घूम रही होती तो फिर करंट यूं घूम रही होती, और करंट यूं घूम रही होती तो बी इस तरफ बन रहा होता। करंट जा इस तरफ रही है, लेकिन कॉइलिंग अगर पीछे से निकल के वायर ऐसे जा रहा होता तो करंट इस तरह से घूम रही होती इस कॉइल के अंदर, तो बी इधर हो जाता। तो कभी कभी हमें ये ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन कभी ऐसा खेल तो नहीं खेल रहा है। अगर कुछ नहीं दिया तो फिर आप सिंपल इस तरह से बना सकते हैं। तो बी मेरा अगर इस तरफ है और आई जो है वो क्या कर रहा है यहां पर भाई, इंक्रीज कर रहा है। ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आई इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब बी इस तरफ बढ़ेगा। चेंज देखना है, चेंज क्या हो रहा है। तो बी इधर था, अच्छी बात है, आई के बढ़ने से बी इधर बढ़ने लग गया है। तो बी इधर बढ़ने लग गया है, तो बी अगर इधर इंक्रीज होने लग गया है तो इस चेंज का अपोज करना, बी का अपोज करना नहीं है, बी की दिशा का अपोज करना नहीं है। ये बड़ा लोगों को कंफ्यूजन रहता है, अच्छा इधर बी बढ़ रहा है तो इधर मान लिया, नहीं। बी के चेंज में क्या हो रहा है, बी इधर बढ़ रहा है। तो बी अगर इधर बढ़ रहा है तो ये ऐसा चाहेगा कि बी कम हो जाओ। बी कम होने का मतलब ये चाहेगा करंट कम हो जाए, और कम हो जाए तो उसके लिए उल्टा ईएमएफ बनाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इसका अगर मुझे बैटरी फॉर्म में बनाना हो तो अगर रेजिस्टेंस है इसका कुछ तो आर डाल दो कहीं पर भी आगे पीछे, और दूसरा एक सेल लगा दो। और सेल किस तरफ लगेगा, तो अगर बी इस तरफ बढ़ रहा है तो इसका अपोज करने के लिए इसको उल्टी दिशा में करंट करानी है, तो उल्टा पोटेंशियल बनाते हुए यहां सेल लग जाएगा कितने का, एल डी आई बाय डी टी का। जिस रेट से भी करंट यहां पर जो भी रेट दिया है चेंज हो रही है। तो साइन हमारा ये बन गया। अब और केसेस देख ले। तो यहां मान लो एक कॉइल है, ठीक है, और करंट यहां से जा रही है। तो देखो मेन अगर आपको ये भी दिख गया ना, इंक्रीज कर रही डिक्रीज कर रही, तो टर्न पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। उससे आपके करंट के उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको बैटरी कैसे बनानी है। जैसे मान लो यहां पर आई है और ये डिक्रीज कर रही है, तो यहां से भी अंदाजा लग जाएगा। आपको फील्ड भी देखने की जरूरत नहीं है, ये भी समझ लीजिए। इन सब केसेस में फील्ड भी देखने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मैंने बता दिया कि फील्ड का देख के भी कैसे लोग देखते हैं, लेकिन बिना फील्ड के भी ऐसे समझ में आ जाता है कि करंट डिक्रीज कर रही है तो बैटरी ऐसी बनाए कि वो सर्किट में करंट को क्या कर सके, उसके डिक्रीज होने को कम कर सके, मतलब करंट बढ़ा सके। तो करंट के फ्लो के सपोर्टिव में बैटरी बनाए, मतलब कि ये डिक्रीज होकर करंट हो रही है तो इस सर्किट में हम ऐसी बैटरी लगाएं जो और करंट क्या कर सके, फ्लो करा सके इस दिशा में। तो यहां इस तरह की बैटरी लग जाएगी। कितने ईएमएफ की लग जाएगी भैया, एल डी आई बाई डी टी की। सर और केसेस देख ले। यहां पर हमारे पास मान लो एक और कॉइल है, इस तरह की ले ली, और यहां मुझे पता चल गया कि आई क्या कर रहा है। आपको बी देखने की भी जरूरत नहीं है, बिना बी के भी आपको सीधा सीधा करंट से समझ में आ जाएगा कि क्या किया सकता है। करंट मान लो डिक्रीज कर रही है। अब करंट डिक्रीज कर रही है इस दिशा में, तो करंट अगर इस दिशा में डिक्रीज कर रही है तो हम चाहेंगे कि ये डिक्रीज ना हो, मतलब इस दिशा में और करंट फ्लो कराना चाहेंगे, इस दिशा में और करंट फ्लो कराना चाहेंगे। तो इसकी एक सपोर्टिव बैटरी लगेगी कि भैया इस दिशा में और करंट फ्लो सके, पॉजिटिव से फ्लो होती है ना, तो इस दिशा में और करंट फ्लो सके तो कितना ईएमएफ का लगा देंगे भाई, एल डी आई बाय डी टी का ईएमएफ का हम एक ईएमएफ लगा देंगे। और अगर कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस भी लगा देंगे। सर आगे लगाएं पीछे लगाएं, कहीं भी लगा के आप रिप्लेस कर दो। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो सिंपल आपका एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है एग्जाम में। उस तरह का क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे साल में पूछ ही लेते हैं घुमा फिरा के। क्या क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहां पर अब इसमें क्या किया है हमने जितने पॉसिबल केसेस हो सकते थे सब डाल दिए भाई, ठीक है, प्लस वाला भी डाल दिया माइनस वाला भी डाल दिया। तो इसने बोला कि I1 जो है
I1 कहाँ है, ये वाला I1 है, 5 एम्पियर है। डी I1/dt +3 का है। प्लस साइन ये बताता है कि यहां पर कि रेट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब करंट क्या कर रही है, करंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। I2 साहब बोला ये दिशा है, तो करंट बढ़ रही घट रही ये इंपॉर्टेंट है, और किस दिशा में है ये इंपॉर्टेंट है, तो उसी से आपकी डायरेक्शन डिसाइड होगी। और ये है di2/dt, तो यहां करंट -4 है, इसका मतलब हमें पता पड़ रहा है कि करंट क्या कर रही है, करंट का रेट माइनस में है, मतलब करंट समय के साथ डिक्रीज कर रही है। और कह रहा है क्वेश्चन कि भैया फाइंड करो VA माइनस VB। कहां है VA, ये रहा A और ये रहा B। चलिए क्या करें, क्या करें, A से B KVL डाल दो, सीधे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो सीधे। उसके लिए यहां बैटरी EMF पता चल जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये 2 हेनरी है, इंडक्टर की यूनिट जो है 2 हेनरी होती है, इंडक्टेंस की ये 3 हेनरी है। तो चलो सर्किट बनाते हैं। पहले हम ये बनाया, हमने कहा कि भैया ये 2 ओम हो गया, ये मेरा पॉइंट A हो गया, और यहां करंट इस दिशा में है, ये है ना भाई, देखो I1, और ये बढ़ रही है। तो अगर ये बढ़ रही है तो इसके बढ़ने का अपोज करेगा, बढ़ने का अपोज करेगा, मतलब इस दिशा में इस करंट को ना बढ़े, इसके लिए उल्टा बैटरी लगाएगा। उल्टा बैटरी लगाने का मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, कितना L2 di/dt ये रखा हुआ है 3, यहां का बैटरी बन गया। आगे गए, कितना बैटरी बना, ये 6 वोल्ट का बन गया। आगे 2 वोल्ट का बैटरी है, लगा दिया प्लस माइनस जैसा है। इसके बाद ये कह रहा है इधर क्या है, इधर अपने को कोई लेना देना ही नहीं है, आगे बढ़े, इधर पड़ा रहने दो, सर्किट जैसा है। यहां पर ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट हो गया, और फिर से इधर गए। अब ये इधर ही I2 है, मगर ये I2 कह रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो भैया इधर करंट घट रही है। इधर करंट अगर घट रही है तो इधर करंट बढ़ाने की कोशिश रहेगा, मतलब इधर की सपोर्ट में बैटरी डालेगा कि पॉजिटिव इधर बने कि और करंट जा सके। तो कैसा बनाएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, कितना 3 di/dt, वैल्यू वाइज डाल दो, साइन तो आपने ऑलरेडी डाल ही दिया है, तो इंटू 4, और इधर 3 ओम ये है। अच्छा, रेजिस्टेंस में यहां कितनी करंट जा रही है, यहां करंट जा रही है 2 एम्पियर, ये रिक्वायर्ड होगी अपने को। इधर प्लस बना, इधर माइनस। यहां कितना करंट जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां भी I1 की वैल्यू 5 एम्पियर है, तो यहां ये 5 एम्पियर करंट जा रही है। करंट यूं जा रही है तो पहले प्लस फिर माइनस। यहां पर कितनी जा रही है करंट, ये तो हो गया 12 वोल्ट। यहां करंट जा रही है 2 एम्पियर की, तो पहले प्लस फिर माइनस, और ये VB। तो अब बस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने आपको KVL इक्वेशन और ये सब चीजें सिखाई हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं आप देख सकते हैं। बाकी यहां से अब चलते हैं VA, इक्वेशन लिखते हैं भाई। इक्वेशन लिखोगे क्या आ जाएगी, VA रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज IR हो जाएगा, तो 5 × 10 सेकेंड टर्मिनल लिखते हैं, हमने ये सिखाया है आपको, -10, यहां पर आ गया -6, सेकेंड टर्मिनल -2, +3, +12, -3 × 2 6 बराबर VB। और यहां से आप VA माइनस VB सॉल्व करके आंसर बताएंगे मुझे क्या आ रहा है। कमेंट बॉक्स में डालिए आंसर, और क्या KVL इक्वेशन आपको समझ में आई कि कैसे लिखी है। अगर KVL इक्वेशन नहीं समझ में आई तो बेटा इसी सीरीज में करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसके पहले या दूसरे लेक्चर में आप देख लीजिए। आई थिंक सेकेंड लेक्चर में होगा, आप टॉपिक में वहां देख लीजिए। वहां पर मैंने सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, नोडल एनालिसिस, बहुत सारे मेथड्स बताए हैं। तो बहुत सीधा सीधा मेथड है और फटाक से आप कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वेरिएशन हो सकते थे इस क्वेश्चन में प्लस माइनस के, वो दोनों ही हमने ले लिए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइन अगर आप सही लगा देते हैं तो आप ये बड़ी प्यार से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पार्ट पर। तो सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो साहब सवाल उठा कि भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या चीज होती है। सेल्फ इंडक्टेंस तो चलो समझ में आ गया कि खुद का फील्ड था, खुद ही फ्लक्स लिंक कर दिया,
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या हो रहा होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम से पता चला, म्यूचुअल मतलब कोई दो लोगों के बीच ही म्यूचुअल बातचीत, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो दो लोग चाहिए होते हैं। इसका मतलब यहां भी दो कॉइल्स हैं। तो दो कॉइल्स के बीच में हमने कहा कि एक कॉइल ये है साहब, ठीक है, और इस कॉइल में कोई हमने बैटरी लगा दी, ठीक है, और यहां पे हमने एक कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस डाल दिया जिससे हम यहाँ करंट वेरी करा सकें। तो यहाँ पर हम इसको वेरी करा के करंट वेरी करा रहे हैं। करंट वेरी क्यों करा रहे हैं? ताकि फ्लक्स में चेंज ला सके, ठीक। और साहब हमने कहा कि ये भैया जी कॉइल है 1, ये है कॉइल नंबर 1, और यहां पर एक दूसरी कॉइल म्यूचुअल आ गया है ना, तो दूसरी कॉइल पड़ी हुई है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई, मान लो एक गैल्वेनोमीटर सीधा डाल दिया, ये है कॉइल नंबर 2। तो साहब हुआ क्या कि लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यार जब कॉइल 1 में करंट वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, तो फ्लक्स में तो चेंज आ रहा है, इसके सेल्फ इंडक्टेंस वो सब चीजें बन रही होंगी, लेकिन यहां से निकलने वाला फ्लक्स फील्ड, वो फील्ड जो है दूसरी कॉइल से भी लिंक हो गया। तो यहां से निकलने वाला फील्ड दूसरी कॉइल में लिंक हुआ, और ऑब्वियस सी बात है कि यहां जो फ्लक्स लिंक हुआ, फ्लक्स लिंक होने का मतलब जो इससे फ्लक्स यहां से फील्ड लाइंस पास करी हैं, और जहां यहां जो भी फ्लक्स बना है, इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल का एरिया लेके फ्लक्स, भैया बेसिक डेफिनेशन यही तो कहती है, बी डॉट ए, अगर बी और ए कांस्टेंट है करके। तो यहां जो फ्लक्स लिंक हुआ इसके फील्ड के कारण, और क्योंकि यहां लगातार करंट चेंज हो रही है, तो ये फील्ड चेंज हो रहा है, ये फील्ड चेंज हो रहा है, तो यहां फ्लक्स में चेंज आने लग गया। फिर से फैराडेज लॉ आ गया, फ्लक्स में चेंज आएगा तो इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और सर्किट क्योंकि क्लोज है तो गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो यहां इस बात को समझाने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का। और क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट आया कि जो फ्लक्स लिंक है कॉइल 2 से, दैट इज phi2, फ्लक्स लिंक्ड, सारे टर्न वर्ण देख के निकाला जाता है, फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल 2, वो है phi2, नाम दिया उसको हमने phi2। प्रोपोर्शनल होगा, तुम खुद सोचो, क्या इसकी करंट के ही प्रोपोर्शनल नहीं होगा? I1 नाम दे देते हैं। यहां पे कंट्रोल है ना तुम्हारे पास, इसको बढ़ाओ घटाओ, फील्ड में चेंज करोगे, उसके फील्ड के चेंज के कारण यहां फील्ड में चेंज होगा, यहां फील्ड में चेंज होने से यहां के फ्लक्स में चेंज होगा। अरे फ्लक्स कैसे बना? फील्ड में एरिया मल्टीप्लाई हो गया, फ्लक्स बन गया। नंबर ऑफ टर्न्स भी ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। तो phi2 जो है वो प्रोपोर्शनल हुआ I1 के। तो भैया प्रोपोर्शनलिटी साइन फिर से हटाया और एक नया टर्म लेकर आए M, जिसको नाम दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो भाई साहब phi2 अपॉन I1 अगर ये कोई निकाल देता है तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल देगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल देगा। फिर क्या किया गया, लोगों ने कहा कि यार थोड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई अगर हम कॉइल 1 में बैटरी नहीं लगाते, गैल्वेनोमीटर लगा दें, और कॉइल 2 में बैटरी लगा देते हैं और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिए ताकि करंट वेरी करा सकें, और यहां करंट फ्लो करा देते हैं I2, तो बोले कि फिर तो फ्लक्स अब लिंक होगा इसको, और इसमें चेंज करेंगे तो यहां भी करंट फ्लो करनी चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है करेगी भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर इसमें मजे वाली बात क्या आई? मजे वाली बात यह आई कि जब इसका फ्लक्स लिंक हुआ इससे, ठीक, सेम प्लेसिंग पर रखा, इनकी प्लेसिंग नहीं छेड़ी हमने, टर्न वर्ण के वो भी नहीं छेड़ा कि कैसा घूम रही है, यहां से ऐसे करंट जाके घूम रही थी, ऐसे, उनकी टर्निंग वर्निंग सब बिल्कुल आइडेंटिकल रखा। बस
अब इसमें करंट फ्लो करा दी और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो हमने कहा यहां फ्लक्स में जिसके करंट के चेंज होने से यहां फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज होने से यहां ईएमएफ इंड्यूस हुआ। और अब हमने कहा फ्लक्स लिंक्ड, इसको क्या नाम था भैया, ये था कॉइल 1, ई का नाम था, ई था कॉइल 2। हमने कहा भाई साहब सुनना मेरी बात, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 1 कितना लिखा जाएगा? तो बोले φ1 लिख दो, लेकिन वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? बोले इस कॉइल से जो फ्लक्स लिंक होगा वो इस बात के प्रोपोर्शनल करेगा कि इसमें करंट कैसे वेरी कर रही है, कैसे चेंज हुई है, जो भी है, क्या आया उसमें करंट। तो बोले φ1 जो है प्रोपोर्शनल I2 होगा। बोले अब प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो φ1 बराबर कुछ m आ गया, नया कह देते हैं m डैश I2। बोले हाँ ठीक बात है। बोले φ1 बाय I2 जो है यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस m डैश निकल के आ जाएगा। बोले बिल्कुल सही बात है, मगर कमाल बात जो थी इसमें, यहां पर जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम लग गई, उस थ्योरम ने ये बोला कि भाई साहब चाहे ये m निकाल लो चाहे वो m डैश निकाल लो, दोनों हमेशा बराबर आएंगे, दोनों हमेशा बराबर आएंगे। बहुत खतरनाक चीज निकाली गई भाई साहब, ये मजा ही आ गया इसके निकालने से, क्योंकि इसने बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो खत्म कर दी जिंदगी की। बोले कि भैया चाहे इससे इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन निकाल लो, चाहे इसमें करंट फ्लो करा के इससे निकाल लो, चाहे φ1 बाय φ2 बाय I1 कर लो, चाहे φ1 बाय I2 कर लो, रिजल्ट दोनों में क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। बोले कि अगर कुछ हम इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल देते अंदर तो क्या फर्क पड़ता? बोले भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी डाल देते तब भी बस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती, मगर दोनों ही केसेस में इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो बन रहे हैं वो दोनों केसेस में एक ही वैल्यू बनते। और ये एक कॉन्सेप्ट ने बहुत सारी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को आसान बना दिया। कैसे देखते हैं? तो हम लोग अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं φ/I का फंडा लगा के। और जैसे φ/I का फंडा लगा के हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, उसी सेम मेथड से φ/I का फंडा लगाकर सेल्फ इंडक्टेंस निकाला जाता है। ईएमएफ अगर निकालना हो तो फिर से वही फंडा बनेगा, जैसे यहां -L/di/dt था, यहां बन जाएगा -M/di/dt। चलिए तो बढ़िया, बढ़ते हैं और यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, और इन क्वेश्चन में हमें चारों क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है कि क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है कि क्या होगा ये चारों क्वेश्चन में। तो यहां पर एक मैं जो है यहां एक कॉइल और है, ठीक, और ये जो लंबाई है ये लंबाई है x, ठीक है, और इसकी अंदर वाली जो रेडियस है ये है स्मॉल r, इसकी भी अंदर वाली रेडियस ये स्मॉल r है, ठीक है। तो मैं बेटा क्या करूंगा, मैं आपके लिए दो मैं निकालूंगा, दो आप स्वयं निकालेंगे, ठीक। मैं आसान वाले निकालूंगा, आप कठिन वाले निकालिएगा। चलिए तो सबसे पहले मैं निकालता हूं कि भाई इनका एक कॉइल ये है आउटर में, एक कॉइल अंदर में है, तो कहता है इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा वो बताओ। फंडा क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का? एक कॉइल में करंट फ्लो कराओ, दूसरे कॉइल में फ्लक्स लिंक निकालो और वहां से φ/I करके म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लो। अब सवाल ये उठा कि जब हमें चाहे मैं किसी भी कॉइल में करंट फ्लो कराऊं, मेरा रिजल्ट हमेशा म्यूचुअल इंडक्टेंस का सेम ही बनेगा जो उन दोनों के बीच का रिलेशन में आ रहा है। तो हमेशा ये चॉइस करना कि किस कॉइल में करंट फ्लो कराना चाहिए, ये स्मार्टली चूज करना चाहिए ताकि फंसे ना हम लोग। तो अगर मैं इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाहता हूं और अगर मैं अंदर वाली कॉइल में करंट मान के बाहर वाले से फ्लक्स निकालने की कोशिश करूंगा
तो थोड़ा मेरा फंसने का चांस इसलिए है कि यहां से जो भी करंट का फील्ड का आया वो बाहर जाके यहां कितना फील्ड आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है, वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो बजाय इसके हम क्या करें, हम अगर ये कहें कि हम बाहर वाली इसमें कोई भी डायरेक्शन में करंट मान लें, और क्योंकि इसमें अगर करंट फ्लो कर रही है तो इसके सेंटर पे जो नियर के पास में पॉइंट है, फील्ड लगभग यूनिफॉर्म रहेगा, और इस बड़ी कॉइल के कारण जो सेंटर पर लगभग फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहेगा। ऑल्दो फील्ड लाइंस इस तरह से बन रही होंगी चारों तरफ, लेकिन सेंटर के पार्ट पे लगभग यूनिफॉर्म रहेगा, तो हमारी फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान है, सीधे B इंटू ए करके कर सकते हैं। तो यहां पर B देख लें, यहां पर B देख लें, किसके कारण, इसके कारण। अब इसका अगर कोई n टर्न्स होते तो n को भी कंसीडर करके चलते, अगर सिंगल टर्न है तो B कितना होगा, बड़ी क्वाइल के कारण। तो यहां पर मैं पहले वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, B ड्यू टू बिग क्वाइल एट सेंटर लगभग यूनिफॉर्म होगा, इसलिए मेरे को फायदा है बड़ी क्वाइल में करंट मानने का। तो हमें पता है कितना होता है भाई, रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ी हुई है, तो वहां से आप देख सकते हैं कितना होता है। अगर याद नहीं है तो आप फार्मूला भी पूरा देख सकते हैं, μ0/4 I/r इंटू थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, पूरा सर्किल है 2 पाई है, तो 2 पाई थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा μ0 I/2r। कैपिटल आर कर देते हैं क्योंकि बड़ी वाली रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, तो ये बी हो गया। और इस बी के कारण यहां कितना फ्लक्स आएगा, तो इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो फ्लक्स कितना आया, फ्लक्स लिंक थ्रू स्मॉल कॉइल कितना हुआ बेटा, वो हो जाएगा आपका पाई इक्वल्स टू बी इंटू छोटी वाली कॉइल का एरिया, दैट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, बी की वैल्यू डालो μ0 I/2r पाई आर स्क्वायर, और फाई अपॉन आई निकाल लो, वही म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। तो फाई अपॉन आई करोगे तो फाई अपॉन आई कितना हो गया भैया, ये हो गया μ0 पाई आर स्क्वायर अपॉन भाई कितना 2r। यही क्या बन गया, इसका कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हमने, बस ठीक है, यही इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बन गया। सर अंदर वाली कॉइल में करंट फ्लो कराते, बाहर वाले में निकालते, फ्लक्स का निकालने में दिक्कत आती क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म बनता है इसके चारों तरफ ऐसे, फिर ये वो कैलकुलेशन दिक्कत आती, तो हमने इजी रास्ता चुना। इसी तरह से जब इसमें भी निकालना है तो आपने बाहर वाले में करंट माननी, अंदर वाले में फ्लक्स निकालना है। इसमें भी बाहर वाले में करंट माननी, अंदर वाले में फ्लक्स निकालना है। और सर यहां पे इसमें किसमें माने, तो अगर मैं डी पार्ट को करूं, डी पार्ट को भी कर दूं, तो कहता है कि एक बड़ी रिंग है यहां पर और साहब एक छोटी रिंग है यहां पर, और ये इससे x दूरी पर है। बड़ी वाली रिंग में करंट मानने से फायदा यह है कि यहां पर जो है लगभग फील्ड इस रीजन में यूनिफॉर्म इसमें मिल जाएगा। कैसे, ये फील्ड लाइंस जो हैं वो किस तरह से जाएंगी, ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से यहां से ऐसे पास करेंगी, यूं लगभग आपको कैसा फील्ड मिल जाएगा, लगभग आपको जो है यूनिफॉर्म फील्ड मिल जाएगा। तो यहां कितना फील्ड होगा x दूरी पर इस रिंग के कारण, अगर इसमें I करंट जा रही है और इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो x दूरी पर यहां कितना फील्ड होगा B, तो इसकी एक्सिस पर B का फार्मूला क्या होता है, दैट इज μ0/4 2m r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाया जाता है, m मैग्नेटिक मूवमेंट है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद है तो उससे मिलता जुलता ही है, रिंग की एक्सिस पर आसानी से वहां से याद रखा जा सकता है। समझ पा रहे हो? तो B आ गया इसके कारण, और फ्लक्स इस पे निकालना होगा, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स फाई। अब तो क्या रह गया यार, B इसका
जो यहां पर बन रहा है, और एरिया भी इसका और एरिया वेक्टर भी इसका इसी तरफ हो जाएगा, तो सीधे b इंटू ए कर दे, थीटा 0 हो गया, ये कॉस थीटा अगर लगाते हो तो b एरिया, एरिया कितना हो गया, सब इसकी रेडियस है स्मॉल r, तो एरिया हो गया पाई स्मॉल r स्क्वायर, वैल्यू रखना है और कुछ नहीं रह जाता है भाई, म्यू नॉट, अच्छा m की वैल्यू भी रख देते हैं यहां पर, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू m मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है I इंटू एरिया, इसका एरिया तो हो गया पाई कैपिटल R स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, कुछ वैल्यू तो नहीं दिया है, देख लेते हैं, नहीं वैल्यू तो नहीं दिया है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू नॉट, यहाँ बी की वैल्यू यहाँ से उतार रहे हैं हम, है ना, ये 2 से एक 2 आ गया, तो ये आ गया म्यू नॉट बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और एरिया एक पाई ये आ गया, पाई आर स्क्वायर और एक ये आई, कुछ छोटा तो नहीं, देख लेते हैं, म्यू आर स्क्वायर आ गया, आई आ गया, पाई आर स्क्वायर आ गया, 2 आ गया, एक पाई वहां वो कैंसिल आउट हो गया, तो ये पाई इसका बचा हुआ है, आर स्क्वायर, सब बढ़िया बढ़िया सब आ गया, कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, फाई अपॉन आई कर लो, हो गया भाई, फाई अपॉन आई ही एम होगा, और कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आई होप कि आप समझ गए होंगे, आपके ये समझ में आ गया होगा, और जिस फंडे के साथ में हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, उसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस भी निकलता है। अगर यहां टर्न्स N1 और यहां टर्न्स N2 होते तो क्या फर्क पड़ जाता, बी के फार्मूले में एक N1 टर्न्स भी ऐड हो जाते, और फ्लक्स निकालते समय इसके N2 टर्न के साथ लिंक हो रहा है, तो एक N2 टर्म भी आ जाता। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये सवाल आप खुद से करेंगे। यहां पर ये वैल्यू आ रही है, ये थोड़ा मर्ज हो गया है, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मैं लिख देता हूं, और ये आप खुद से सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। हिंट मैं कर दूंगा, थोड़ा सा हिंट मैं कर देता हूं, लेकिन आप आंसर मुझे बताएंगे कि क्या आ रहा है। पूरा मैं ये सॉल्व करने वाला नहीं हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस आर है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, कैपिटल आर रेडियस का है, और एक स्क्वायर साइड ए का ऐसे थोड़ा तिरछा रखा हुआ है, ठीक है, जो कि z बराबर √3r पर है, और 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस कह रहा है बाबूजी बता दीजिए, इतना लिख दिया है इसने, और कह रहा है कि P की वैल्यू क्या होगी। सारा क्वेश्चन वैसा ही है जैसे पीछे किया है, बस इस कॉइल ने यहां पर ये थोड़ी कॉइल, एक तो इस रिंग की जगह स्क्वायर लूप है, तो एरिया इसका ए स्क्वायर हो गया, और इससे लिंक फ्लक्स जो निकलेगा उसमें क्या ध्यान रखना है कि इसका एरिया वेक्टर और यहां मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर आपस में 45 बना रहे, तो फ्लक्स में क्या ध्यान रखना है, फ्लक्स बनेगा बी एरिया इंटू कॉस 45, बस इसका ध्यान और रखना है। बाकी पूरा सवाल वैसा ही है, थोड़ा मैथमेटिकली 2 की पावर बनेगा 8 √2 कुछ बन जाएगा, देखना लास्ट में। 8 को हिंट कर देता हूं, 8 को लिख सकते हो 2 क्यूब, मल्टीप्लाई में √2 को लिख देना 2 की पावर 1/2, मल्टीप्लाई में पावर क्या कर दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी गणित हमने आपको बता दी, बहुत कठिन गणित नहीं है। आंसर आप मुझे बताइएगा चैट में, ठीक है, देखते हैं कितना दम है तुम्हारे अंदर। ठीक, बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रीवियस कराया है, थोड़ा सा क्वेश्चन बस चेंज किया है। आप आंसर बताएंगे, चैट में देखूंगा कोई सॉल्व कर भी पाया, ठीक है, या नहीं कर पाए। ठीक, चलो बताना मुझे सॉल्व करके, 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। बढ़ते हैं, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अ रेक्टेंगुलर फ्रेम विथ साइड ए एंड बी। अच्छी बात है। लाई इन सेम प्लेन, बहुत बढ़िया बात है। और कह रहा है कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल, एल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, एंड ओरिएंटेड पैरेलल टू इट। ठीक है। करंट इसमें, अच्छा करंट तो कुछ आप किधर से भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। और कह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ इनके बीच का क्या होगा। देखिए सारा फंडा यही है कि एक में करंट मानेंगे और दूसरे में लिंक फ्लक्स कितना हुआ, मतलब उस दूसरी बॉडी पे फ्लक्स कितना आया ये निकालेंगे, और फिर फाई अपॉन आई करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। होशियारी इस बात की है कि आप किसमें करंट मानते हैं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम तो ये कहती है आप किसी में भी करंट मान के किसी पे भी फ्लक्स का निकालिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही बनेगा। तो सवाल ये उठा कि फिर हम आसान चीज जो सॉल्व करने लायक हो उसको मान के सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होगा, उल्टा सीधा मान लेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप इसमें करंट मानते हुए यहां पे से लिंक फ्लक्स निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं निकाल पाओगे, फंस जाओगे। तो बढ़िया है कि करंट मान लो वायर में, वायर में करंट मानो और इसके ऊपर कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है ये निकालो। और फ्लक्स लिंक के निकालने के लिए आपको बी पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए। लेकिन अब यहां समस्या ये है कि वायर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी बी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। और पिछले जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में भी हम लोगों ने फ्लक्स के कुछ केसेस किए थे और वहां मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि फाई बराबर बी ए कॉस थीटा वाली जो चीज है ये आप हमेशा नहीं लगा सकते हो, ये सिर्फ तब लगा सकते हो जब ये सब चीजें आपकी कांस्टेंट बन रही हो। कुछ भी चेंज हो रहा है तो फिर हमें किसी छोटे हिस्से पर फ्लक्स निकालने के बाद उस सारे फ्लक्स को जोड़कर ही निकालना होगा। तो यहां मेरा बी वेरी कर रहा है, यहां बी अलग होगा दूरी के हिसाब से। क्यों भाई? किसी आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है किसी वायर के कारण? तो ये फार्मूला होता है इनफाइनाइट वायर के कारण म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो अगर आर दूरी पर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो आर दूरी पर लगातार फील्ड चेंज हो रहा है, लगातार फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स में डायरेक्ट सीधा सीधा बी इंटू ए करके नहीं कर सकता हूं कि बी कौन सा रखूं भाई, यहां भी अलग है यहां भी अलग है। तो क्या करते हैं, तो सर किसी छोटे से हिस्से पर कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? इस पूरी पट्टी पर बी सेम है क्या सर? इस पूरी पट्टी पर बी सेम है? तो हाँ, ये सारी पट्टी पे आर दूरी तो बराबर है तो इस पट्टी पर तो बी हर जगह सेम है। तो क्या यहां फ्लक्स निकाल लें? हाँ जी, यहां फ्लक्स कितना हो जाएगा? यहां फ्लक्स बोला छोटा सा फ्लक्स डी फाई आ गया, कितना हुआ साहब? बोले बी, कहां का बी? यहां का बी, कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, इनफाइनाइट वायर के कारण होता है, इनटू एरिया। किसका एरिया? इसका एरिया। अच्छा ये आर दूरी पर है तो इसकी थिकनेस वेरिएबल जो बनेगा लेंथ का वो डी आर बनेगा, ये डीएक्स नहीं बना सकते अगर ये आर है तो। और ये लंबाई कितनी है? तो साहब ये लंबाई बी है तो इस पट्टी का एरिया कितना हो जाएगा साहब? बी डी आर हो जाएगा। तो बी किस तरफ होगा? अंदर की तरफ। एरिया वेक्टर चाहे बाहर मान लो चाहे अंदर मान लो फर्क नहीं पड़ेगा। तो थीटा या तो 0 आएगा तो cos 0 + 1 हो जाएगा, cos 180 आएगा तो -1 हो जाएगा। तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा इंटरेस्ट यहां वैल्यू में ही है। तो सर ये फ्लक्स आ गया। तो अगर आप टोटल फ्लक्स निकाल लोगे कैसे निकलेगा? सारे फ्लक्स जोड़ दो, मतलब ये इंटीग्रेट कर दो। तो टोटल फ्लक्स फाई कितना हो गया? तो बोले कि बस आर का वेरिएबल है, डी आर का डेरिवेटिव है, बाकी बी ये सब कांस्टेंट है। आर की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? तो एल से लेके एल प्लस ए। आर तो यहां से चल रहा है ना, तो एल से लेके एल प्लस ए। तो डाल दो एल से लेके एल प्लस ए, सॉल्व कर दें। क्या क्या? म्यू नॉट बाहर ले लें, 2 पाई बाहर ले लें, आई बाहर ले लें, 1 अप बी बाहर ले लें, 1 अपॉन आर डी आर। आसान सा इंटीग्रेशन होता है, एल एन आर बनता है। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बी एल एन आर। लिमिट चली गई साहब एल से लेके एल प्लस ए तक।
आगे का हिस्सा सॉल्व करें अगर हम, तो क्या बन जाएगा, पाई बराबर बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, बी आई लास्ट में लिख लेंगे, एल एन, पहले लिमिट गई एल प्लस ए माइनस एल एन एल, तो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम बाय एन, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं बाय एल इंटू आई। बस ये देखेंगे हम लोग कुछ मिस तो नहीं हुआ, म्यू नॉट 2 पाई आ गया, बी आ गया, आई लास्ट में ले गए, एल एन ए प्लस ए, बहुत बढ़िया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या दिखा, सीधा सीधा दिख रहा है, फाई अपॉन आई, तो ये फाई में अपॉन आई कर दिया, तो ये जो हिस्सा है यही आपका क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम। यही हिस्सा जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस एम हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं इस सवाल को, और सोचिए आप इस सवाल को सोच पा रहे हैं कि नहीं कि कैसे करें। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, ठीक है। दिमाग क्लिक कर गया तो सॉल्व हो जाएगा, और नहीं क्लिक किया तो घूमते रह जाओगे कि क्या से होगा क्या होगा। आप पढ़िए, आप ट्राई कीजिए एक बार के लिए, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस सवाल को स्वयं कोशिश कीजिए। बहुत सीधा सवाल नहीं है, हल्का सा घुमा के है, लेकिन चमक गया अगर तो भैया मजा आ जाएगा। चलिए तो भाई हम पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है इन स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ ए करंट आई नॉट इज फ्लोइंग। बहुत अच्छी बात है, कह रहा है भैया करंट आई नॉट फ्लो कर रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ रीजन एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो क्षेत्र है एक्स पॉजिटिव वाले क्षेत्र में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ये निकालो। वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम अगर आप ऑर्डिनरी थिंकिंग से सोचेंगे तो। क्यों डिफिकल्ट प्रॉब्लम है कि भाई इसका फील्ड सेंटर पर निकालना तो ऑलमोस्ट सेंटर के पास वाले रीजन में तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, लेकिन यहां 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 और यहां सब जगह पर बड़ा नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन है। कैसी फील्ड लाइंस बन रही होंगी, ये फील्ड लाइंस यूं निकल के ऐसे घूम घूम के जा रही होंगी, यूं निकल के ऐसे घूम घूम के जा रही होंगी। तो जो सेंटर के आसपास वाला रीजन है, बिल्कुल सेंटर के आसपास वाले रीजन में तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मान लेते हो, लेकिन बाहर के रीजन में बड़ा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो हम कैसे कैलकुलेट करें जब यहां बी ही नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे इस वायर इस लूप के कारण। यहां हम बी कैलकुलेट कर नहीं सकते, मैथमेटिकल कंस्ट्रेन है। तो यहां फ्लक्स कैसे निकालें, सवाल ये उठा। जब हम बी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो हम फ्लक्स कैसे निकालें, और हमें निकालना है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स इस रीजन में क्या होगा। चलिए तो क्या अप्रोच लगा सकते हैं हम, अप्रोच लगा सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली, कि समहाउ अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लूं तो उस फंडे का, उस लॉजिक का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकता हूं, देखते हैं। मैंने कहा कि यार ये लूप दिया हुआ है इसने, अच्छी बात है, और कहा इस लूप में करंट आई नॉट है। अभी मैं भूल जाता हूं इस लूप को। मैंने कहा यहां अगर एक वायर है, यहां अगर एक वायर है, इनफाइनाइट वायर मान लिया, और या मैंने यहां पर एक इससे एसोसिएटेड एक इनफाइनाइट लूप मान लिया, मतलब इनफाइनाइट लेंथ वाला लूप मान लिया। तो ये साइड इनफाइनाइट पर कहीं ऊपर है, इनफाइनाइट पे, ये साइड इनफाइनाइट पर, ये वाली साइड इसकी इधर कहीं इनफाइनाइट पर है। तो इस इनफाइनाइट वाले साइड पे जो करंट है उसका यहां कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि ये हिस्सा बहुत दूर है।
ये वाला भी नीचे बहुत इनफाइनाइट में है, तो इसका कोई यहाँ प्रभाव नहीं आएगा। इस पे जो फ्लक्स बनाएगा वो यहाँ वाला वायर ही बनाएगा जो इनफाइनाइट लॉन्ग है। और मैं उसमें करंट मान लेता हूं कि उसमें अगर आई नॉट है, तो अगर उसमें आई नॉट है तो इसमें कितना फ्लक्स बनेगा ये निकाल लूं, उससे मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें अगर आई नॉट है तो यहां से, पीछे वाला ही क्वेश्चन हो गया, यहां से किसी आर दूरी पर मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई होगा, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। और ये एरिया कितना हो जाएगा, तो साइड लेंथ ए है, ए डी आर, जैसे पीछे किया है वही वाली चीज है भाई। और ये पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा कहां से कहां तक, तो ये दूरी है ए से 2a तक, तो ए से लेके 2a तक ये इंटीग्रेट हुआ। फाई फ्लक्स कितना लिंक हुआ इसके ऊपर, तो इससे फ्लक्स लिंक जो हुआ, इससे फ्लक्स लिंक हो गया बी इक्वस टू, ये आई नॉट करंट मान ली थी, बी इक्वस टू पाई हो गया म्यू नॉट आई नॉट बाय 2 पाई ए, और 1 अपॉन आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन आर, और लिमिट डाल दूंगा तो बेटा एल एन 2a अपॉन ए, तो बचेगा एल एन 2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया इनके बीच का, तो फाई अपॉन आई नॉट करेंगे, फाई अपॉन आई नॉट करेंगे तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए एल एन 2। ये इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। इसका मतलब अगर मैं इस सिचुएशन में कहूं कि इसमें आई नॉट करंट फ्लो कर रही है, तो यहां फ्लक्स कितना आएगा, यहां फ्लक्स कितना आएगा, तो इफ करंट आई नॉट इज फ्लोइंग इन लूप, देन फ्लक्स इस रीजन में, इस लूप में, इस बड़े लूप में, देन फ्लक्स इन बिगर लूप। म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है हमको, तो फाई हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज एम इंटू आई नॉट। फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन लगा दी। और सर जब आप ये बड़ा लूप ले रहे हो तो आपने इसका फील्ड तो यहां पे लिखा ही नहीं, अरे भैया ये तो इनफाइनाइट पर था, इसका असर ही नहीं पड़ेगा। ये इसका तो फील्ड लिखा नहीं भैया, ये भी तो इनफाइनाइट पे वायर पड़ा हुआ है, तो इनफाइनाइट पे वायर पड़ा हुआ है तो वहां से लेके यहां इनफाइनाइट दूरी पर तो इसका फील्ड बनेगा ही नहीं। तो जब मैंने सिर्फ इसका फील्ड को लेते हुए ये फ्लक्स निकाला, तो बेसिकली इस बड़े वाले लूप के कारण क्या इसके ऊपर फ्लक्स बना वो निकाल दिया। और अगर उस पर, इस बड़े लूप के कारण इस पर ये फ्लक्स बना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, और वही म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच रहेगा। तो इसमें अगर आई नॉट करंट बन रही है तो फ्लक्स ये आना चाहिए इस वाले रीजन में। तो अब अगर आप देखो तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, यही बड़ा वाला लूप तो हो गया, तो कितना फ्लक्स आ जाएगा, सेम फ्लक्स आ जाएगा, कितना, यही म्यू नॉट आई नॉट ए एल एन 2 बाय 2 पाई। तो कोई है, ये पाई नॉट लिखा हुआ है, ये बेसिकली म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट है, सारा करेक्शन कर लेंगे, म्यू नॉट आई नॉट ए एल एन 2, ये एल एन है, एल एन 2। ऑप्शन में थोड़े करेक्शंस कर लेंगे, आई एन लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है बेटा, ये एल एन 2 है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट ए एल एन 2 बाय 2 पाई। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है करंट ग्रोथ एंड डिके इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में क्या करंट की ग्रोथ और डिके आएंगे, उस पे बात कर लेते हैं। तो बेटा जब कभी किसी इंडक्टर में जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो,
स्विच के क्लोज करते ही, क्योंकि पहले करंट फ्लो कर नहीं रही थी, और अब एकदम से करंट फ्लो करना चाहेगी, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग ईएमएफ बनाएगा। कितना ईएमएफ बनाएगा? जितना यहां वोल्टेज लगा हुआ है। तो अगर यहां V0 वोल्टेज लगा हुआ है तो यहां ये V0 वोल्टेज बना देगा तुरंत, ताकि कोई करंट फ्लो ना हो सके, क्योंकि इसको चेंज का अपोज करना है। करंट पहले भी नहीं थी, चाहेगा बाद में भी ना रहे। बैटरी चाहेगी करंट फ्लो करे, तो यहां पर ये ईएमएफ डेवलप करेगा, इंड्यूस ईएमएफ कितने के बराबर? V0 के बराबर। और V0 के बराबर डेवलप करने का मतलब है कि टोटल लूप पर कोई पोटेंशियल बनने नहीं देगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो एट t इक्वल्स टू 0 अगर कोई बोले, व्हेन स्विच को ऑफ किया गया, स्विच S इज ऑन, ये S स्विच था, इसको जैसे ही ऑन किया गया, टोटल ईएमएफ 0 बनेगा, क्योंकि ये अपोजिट में इतना V0 ईएमएफ बना देगा, तो टोटल ईएमएफ 0 बनेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैकेनिक्स के लैंग्वेज में समझे, कि करंट एक तरीके की वेलोसिटी जैसी चीज होगी, समझ लो। और एक बॉक्स रखा हुआ है, तो जब तुम धक्का लगाते हो तो एकदम भगना शुरू नहीं करता है, इनर्शिया के कारण वो रेस्ट पर ही बना रहने की कोशिश करेगा। तो आपने जिस t बराबर 0 पर लगाया, तुरंत नहीं भागेगा, धीरे से स्पीड पकड़ेगा। वैसे ही करंट वेलोसिटी जैसा है, और इनर्शिया यहां सेल्फ इंडक्टेंस जैसा है। वो सेल्फ इंडक्टेंस करंट फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ फिर जितनी करंट चाह रही थी उतना पूरा फ्लो होने हो जाएगी। तो करंट धीरे धीरे ग्रो करेगी। और किस तरह से ग्रो करेगी? तो t बराबर 0 पर तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, और धीरे धीरे ग्रो करेगी तो किसी t टाइम पर, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, फार्मूला लिखता हूं, करंट जो होगी, जो भी इसकी मैक्सिमम करंट I0 है, I0 1 माइनस e की पावर माइनस ऑफ आर टी बाय एल। ग्राफ वाइज अगर इस चीज को देखें तो कैसा दिखता है? करंट का टाइम के साथ ग्राफ देखने पर यह ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा है, और यह दिखाता है कि आफ्टर सम टाइम मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर सकती थी, इस पर्टिकुलर केस में कितनी मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती थी? तो जो भी सर्किट का टोटल ईएमएफ बन रहा होगा बैटरी का, दैट इज V0, और सर्किट का जो रेजिस्टेंस है L, और जो ये टर्म है यहां पर, ये जो कि टाइम कांस्टेंट का एक टर्म बन रहा है, और ये टाइम कांस्टेंट हमने आरसी सर्किट में भी पढ़ा था। तो यहां टाइम कांस्टेंट जो टाउ है वो होता है L बाय R, जिसकी की डायमेंशन अक्सर पूछ लेता है, और L बाय R की डायमेंशन वही होती है जो डायमेंशन टाइम की होती है। तो L बाय R, ये R ऊपर वही चला गया है, तो T बाय टाउ है, बेसिकली टाउ की वैल्यू ये रख दी है, तो L बाय R हो गया। T बराबर 0 पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। हमने आपको एक लॉजिक समझाया, इनर्शिया के सेंस से सोचोगे तो L इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है, करंट फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन करंट तो धक्का मारे पड़ी है, तो धीरे धीरे फ्लो करेगी, और करने के बाद अपनी एक स्टडी स्टेट पर आ जाएगी आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये लॉन्ग टाइम का मतलब ये नहीं कि 4-6 दिन है, ये विद इन माइक्रो सेकेंड से सारे खेल होते हैं, लेकिन उसमें ही सर्किट से जो काम करवाना है वो हम लोग अपना करवा लेते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हुआ? आफ्टर लॉन्ग टाइम मैक्सिमम करंट विल फ्लो, और वो मैक्सिमम करंट कितनी है जो हमने निकाली सर्किट में सीधे सीधे, दैट इज V0 बाय R। और इसको आप सर्किट के तौर पर भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नो करंट फ्लो होने का मतलब है कि आप ऐसे कर सकते हो कि t बराबर 0 पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब है आप सर्किट में इसको ट्रीट करो एज ए ओपन सर्किट।
सर्किट को ओपन सर्किट मानते हुए सॉल्व करो तो आपको वही चीज रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसको ओपन कर दिया t बराबर 0 पर तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी। अब सर्किट पे जो चीजें लगानी है वो अप्लाई कर दो। और t बराबर इनफाइनाइट पर या आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर को ट्रीट करो एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ कि जहां पर इंडक्टर लगा हुआ है वहां पे बेटा उठा के एक वायर लगा दो। कहने का मतलब यहीं पर अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं तो आफ्टर लॉन्ग टाइम ये स्विच क्लोज हो चुका था, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम कितना सर्किट में बचा, ई में वी नॉट बचा, तो वी नॉट बाय आर। सिंपल इस तरह से करंट निकल कर आ जाएगी, या जो भी सर्किट आपको सॉल्व करने है वो सॉल्व होकर आ जाएंगे। टाइम कांस्टेंट निकालना है तो L बाय आर की वैल्यू निकालनी होगी। और जैसा कि मैंने आरसी सर्किट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसी सीरीज में पढ़ाया है कि वहां टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, वही तरीका यहां भी टाइम कांस्टेंट का निकलेगा। तो इधर कोविड के बाद से तो जो है टाइम कांस्टेंट के क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन कोविड से पहले जो टेस्ट बनते थे नीट में उनमें सभी में टाइम कांस्टेंट का कोई ना कोई क्वेश्चन या तो आरसी सर्किट में या आरएल सर्किट में पूछ लेता था, इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट। और जैसा आरसी सर्किट में सीखा था इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट, वैसा यहां पर भी है कि इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो फॉर इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट हमारे पास फंडा है, क्या हुआ भाई, फॉर इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट अबे फॉर इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट हमारे पास फंडा है क्या, शॉर्ट द बैटरी। शॉर्ट द बैटरी का मतलब ये हुआ कि जो भी बैटरी है उसको उठा के सीधा तार खींच दो एंड फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर। फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर। इसी के साथ डिके ऑफ करंट भी देख लेते हैं। डिके ऑफ करंट का मतलब जब आपने सर्किट से बैटरी हटा दी और सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है अगर सर्किट में, तो करंट एकदम से जीरो नहीं होगी। सर कैसे, ये भी वैसी बात है कि जैसे किसी मास के पास आप किसी मास में धक्का लगा रहे थे, बैटरी इज लाइक करंट को धक्का मारने वाली एक चीज। तो बैटरी फोर्स हो गया जो चार्जेस पे धक्का लगा रहा था, जिससे मतलब करंट फ्लो हो रही थी, करंट एक तरीके से वेलोसिटी हो गई और इनर्शिया के कारण वो मोशन का सेंस बन रहा था। तो आप सोचो कि अगर किसी ने धक्का लगाना बंद कर दिया तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे किस पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। धीरे धीरे रेस्ट पर आने का मतलब करंट उसकी जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के कारण क्योंकि करंट इसमें फ्लो हो रही थी तो ये इसको लगातार फ्लो कराते रहने की कोशिश करेगा, तो करंट एकदम से जीरो नहीं होगी। अगर इस सर्किट में करंट इस दिशा में पहले फ्लो हो रही थी कोई आई नॉट, और जैसे ही कोई ड्राइविंग फोर्स हट गया जो करंट फ्लो करा रहा था, ये पूरा इंडक्टर कोशिश करेगा कि इस दिशा में करंट फ्लो होता रहे। इसके लिए वो अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा और उसके कारण ये इसमें करंट फ्लो कराने की कोशिश करता रहेगा इसी दिशा में जिस दिशा में हो रही थी, मगर धीरे 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 वो कम होती चली जाएगी। तो आई की वैल्यू टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी, आई की वैल्यू एक्सपोनेंशियल कम करेगी, आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। बहुत तेजी से कम होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि 4-6 दिन लगेगा करंट जीरो होने में, बहुत विद इन माइक्रो सेकेंड करंट जीरो होती है, लेकिन सडन जीरो नहीं होती है। टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली, बड़ी तेजी के साथ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो तेजी के साथ गिरेगी, लेकिन एकदम से कटआउट हो जाए ये नहीं होगा। तो एकदम से ये तेजी के साथ गिरेगी एक्सपोनेंशियली इस फंक्शन के हिसाब से। तो t बराबर 0 पर कितनी करंट रहेगी, भले बैटरी नहीं है लेकिन पूरा मैक्सिमम करंट जो जा रहा था वो पूरा फ्लो होगा, भले उस इंस्टेंट के लिए इंस्टेंट पर वहां से बैटरी या पावर सोर्स हटा दिया गया हो। ठीक बात। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है टाइम कांस्टेंट निकालने का। फाइंड द टाइम कांस्टेंट, फाइंड द टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, तो एक बता देता हूं, कौन सा बता दूं, चलो डी वाला बता देता हूं, डी वाला बता देता हूं, बाकी तीनों आप निकालेंगे। क्या तरीका बताया टाइम कांस्टेंट निकालने का साहब? जहां बैटरी लगी है उसको शॉर्ट कर दो, तो ये शॉर्ट कर दिया, और इंडक्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस निकाल लो। यहां इंडक्टर लगा हुआ है, ये एल है इंडक्टेंस। टाइपिंग वाले भैया ने बहुत गलती की है इस बार, यहां इंडक्टर एल है। ठीक है, तो इंडक्टर के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकाल लो और बैटरी को शॉर्ट कर दो, तो नया सर्किट बना लो। 3R 6R 6R और 3R। इसके क्रॉस निकालना है। और एक चीज और थी बाबू, ये शॉर्ट हो रखा था, तो इस सर्किट को देखोगे तो 6 और 3 पैरेलल में, 6 और 3 का पैरेलल कितना हो गया? 6 × 3, 6 + 3 अपॉन 6 + 3। इसका पैरेलल बनेगा कितना? 2 बन गया। इसका पैरेलल बाबू बन गया कितना? 2 ओम। और ये 6 3 ये भी ले भाई, ये भी 2 बन गया, और ये दोनों सीरीज में हो गए तो टोटल बन गया 4 ओम। 4R कह लो। तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? टाइम कांस्टेंट टाउ था कितना भैया? L/R था, L रहा, R 4R हो गया, तो ये इसका टाइम कांस्टेंट हो गया। कितना आसान है। बाकी हो गया, आप निकालिए और बताइएगा कि क्या क्या टाइम कांस्टेंट है। ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं क्या कह रहा है ये अगला सवाल। बड़ा ही प्यारा सुंदर सा सवाल लग रहा है। कह रहा स्विच वॉज इन पोजीशन 1, ये पोजीशन 1 में था, बहुत अच्छी बात है। फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत बढ़िया बात है। तो सोचो इतनी बात से क्या पता चल रहा है? बहुत लॉन्ग टाइम से स्विच 1 पे पोजीशन पर था, मतलब ये शॉर्ट हो रखा होगा और यहां करंट फ्लो कर रही होगी। सर्किट के इस लूप में सिर्फ ईएमएफ बना तो करंट फ्लो कर रही होगी इस दिशा में, इसमें लगातार E/R का। ये बात मुझे इतनी पहली लाइन तक समझ में आ गई, यहां तक बस। E/R की करंट मस्त बिंदास अपना करंट जो है वो फ्लो कर रही थी E/R की। क्यों? लॉन्ग टाइम में ये शॉर्ट सर्किट जैसे ही बिहेव कर रहा होगा, कोई अपोज कर नहीं रहा होगा, इनर्शिया इसका दनादन जो है करंट फ्लो कराने दे रहा होगा। कह रहा है इट इज सडनली स्विच टू पोजीशन 2। अब आ गया इसकी जिंदगी में भूकंप। इसकी जिंदगी में भूकंप लाने के लिए इसको ला दिए, बोले कि 2 पर ले आओ स्विच। तो कह रहा है कि फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज टॉगल्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि नई सिचुएशन में हमारे पास ये यहां पर भाई साहब ये 2E का ईएमएफ लगा हुआ है और यहां पर ये भाई साहब R का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और कह रहा है इसके अक्रॉस जो है वो कितना ईएमएफ बनेगा ये निकालिए। तो हमें ये पता है कि ये चाहेगा तो करंट वही फ्लो कराना, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे इमीडिएटली होगा। तो सर्किट में तो यहाँ आई करंट ही फ्लो कर रही होगी जो कि भैया E/R थी। उसके हिसाब से ये प्लस ये माइनस, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने का मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल दें। तो यहाँ मैं KVL लगाना जानता हूँ, लगा देता हूँ। A से B KVL लगा देता हूँ। लिखते हैं VA सेकेंड टर्मिनल -2E, सेकेंड टर्मिनल प्लस IR, वोल्टेज लिखा I × R बराबर VB, VA माइनस VB, यही इनके अक्रॉस वोल्टेज होगा, दैट इज 2E माइनस IR। 2E बाबू क्या है? 2E है, माइनस I क्या है? E/R × R, R से R कैंसिल, 2E माइनस E कितना हो गया? E। कितना ईएमएफ बना? वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ? E का वोल्टेज ड्रॉप हुआ इसके अक्रॉस जैसे ही स्विच टॉगल किया जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। और अगर ये आ गया होगा तो अपने आप में पूरा चैप्टर टॉपिक आपका, यहाँ वाले टॉपिक आपके कंप्लीट भी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और क्या कह रहा है? कह रहा है की इज क्लोज्ड, की इज क्लोज्ड एट t बराबर 0, I बराबर I1 एट t बराबर 0,
और I बराबर I2 एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट। कुछ क्वेश्चन में बड़ा जो है I1 I2 पता नहीं चल रहा है कहां पर है, तो मैं इसको थोड़ा आपकी सुविधा के लिए ठीक कर देता हूं। t बराबर 0 पर I जो है वो I1 के बराबर है, ठीक है, और स्विच को क्लोज कर दिया है। चलिए ठीक है, ये 1 ऐसी फर्जी पड़ा हुआ है, भूल जाओ, ठीक, ये सिचुएशन है। और आई थिंक इसमें जो है ऑप्शन गलत लिखा है, 1/1 का कोई पॉइंट नहीं है, ये 1/2 होगा, ठीक है। तो कहता है t बराबर 0 पर स्विच क्लोज कर दिया है और करंट है, जब स्विच क्लोज किया है तब I की वैल्यू को बोला है कि वो I1 है। तो अच्छा, स्विच क्लोज हुआ होगा तो एक बात सोचो, t बराबर 0 पर ये एज ए ओपन सर्किट काम करेगा, तो सर्किट कैसा बनेगा मेरा? सर्किट ये बनेगा R। अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं तो मेरा ये ओपन सर्किट जैसा काम कर रहा होगा। यहां पर ये V, यहां पर ये R, और यहां पूरे के क्रॉस V। अब ये पूरे के क्रॉस अगर V वोल्टेज लगा हुआ है तो इस पूरे के क्रॉस भी V वोल्टेज है, इस पूरे के क्रॉस भी V वोल्टेज है। तो अगर इस पूरे के क्रॉस V वोल्टेज है तो यहां कितनी करंट आ जाएगी? तो इस पूरे के क्रॉस V वोल्टेज है, रेजिस्टेंस टोटल 2R है, तो यहां जो करंट होगी दैट इज V/2R। कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, यहां करंट V/2R है तो वही करंट यहां पे भी होगा, एक ही तो तार है। तो बेसिकली I1 की वैल्यू हो गई होगी V/2R, खत्म बात। और t I2 बन रहा है, I2 बन जा रहा है जब t इनफाइनाइट है। तो t इनफाइनाइट पे क्या सिचुएशन होगी? ये तो t बराबर 0 पर हुई, t बराबर इनफाइनाइट पे क्या सिचुएशन होगी? ये एज ए शॉर्ट वायर काम करेगा। तो बेटा ये हो गया R, ये हो गया बेटा R, यहां पर ये हो गया बेटा शॉर्ट, यहां पर ये लगा दिया V, यहां पे लगा दिया R, यहां पे लगा दिया ये V, ठीक, यहां पे लगा दिया V, यहां पे लगा दिया V। अब ये शॉर्ट हो गया है बाबूजी, तो ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया है। रेजिस्टेंस शॉर्ट होने का मतलब होता है कि यहां पर इसमें अब कोई करंट नहीं जाएगी, इसको सर्किट से हटा दो। तो ये इसके क्रॉस वोल्टेज V, इस पूरे के क्रॉस V, इस पूरे के क्रॉस V, इस पूरे के क्रॉस V, रेजिस्टेंस R है तो करंट V/R। इसका मतलब जो यहाँ I2 बन रही है वो बेसिकली V/R ही बनेगी। तो I2 की वैल्यू होगी बाबूजी V/R। सवाल ने कहा I1/I2 बताओ, दोनों को डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमको पहले ही देख के दिख गया था सवाल में कि आंसर 1/2 आने वाला है, इसीलिए हम करेक्शन कर दिए। मौखिक है वैसे तो देखा जाए तो, वहां से सीधे V दिख रहा है, वहां V/2R आएगा, और उधर जाएगा तो V/R आएगा, रेशियो 1/2 बनेगा, सीधे आंसर आ गया। चले भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ और देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। पढ़ेंगे एक बार के लिए और समझेंगे। हीट प्रोड्यूस का क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2 माइक्रो हेनरी। माइक्रो हेनरी का मतलब हुआ कि कितने हेनरी रहा होगा। आंसर भी वैसे माइक्रो जूल में पूछ रहा है तो नहीं चेंज करते हैं। कह रहा है कि यहां पर एक कॉइल है 2 माइक्रो हेनरी और साथ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम का। कांस्टेंट ईएमएफ 3 वोल्ट का सप्लाई लगा दिया जाता है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कॉइल आफ्टर द स्विच एस इज कनेक्टेड। इस कॉइल में कितना हीट प्रोड्यूस होगा ये हमें निकालना है। तो एक चीज सोचो कि क्या करा है, स्विच कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है, स्विच एस इज डिस्कनेक्टेड। अच्छा, ये पहले कनेक्टेड रहा होगा, ये डिस्कनेक्ट कर दिया। एक बात सोचो, ये जब कनेक्टर रहा होगा तो लॉन्ग टाइम में इसके क्रॉस 3 वोल्ट का वोल्टेज तो बना ही हुआ है, इसके क्रॉस भी 3 वोल्ट का बना ही हुआ है, इसके क्रॉस भी 3 वोल्ट का बना ही हुआ है। तो सिचुएशन क्या रही होगी, वायर का रेजिस्टेंस R रहा होगा, ये इंडक्टर कोई अपोज का कुछ चल नहीं रहा होगा, लगातार करंट फ्लो कर रही होगी, और इधर जो वोल्टेज ये बन रहा होगा ये 3 वोल्ट का वोल्टेज बन रहा होगा। तो इस 3 वोल्ट के वोल्टेज से मुझे सीधे समझ में आता है कि R की वैल्यू 1 है। तो V/R करूंगा तो यहाँ
करंट जो है वो 3 एम्पियर की करंट फ्लो मस्त कर रही होगी इसमें इंडक्टर में। 3 एम्पियर की जैसे बॉडी मूव कर रही कांस्टेंट वेलोसिटी से, वैसे 3 एम्पियर की करंट लगातार फ्लो करती चली जा रही होगी। क्यों? क्योंकि एक लगातार कांस्टेंट धक्का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का धक्का लगा हुआ है। आप ऐसे समझ सकते हो एनालॉजी थोड़ी सी। अब क्या हुआ, आपने ये हटा दिया तो जो वो उसके पास जो इनर्शिया, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया थे, उसके कारण करंट तो फ्लो करती रहेगी, लेकिन धीरे 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 वो करंट कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं हीट लॉस में जाएगा। ये वैसी बात है कि जैसे एक ब्लॉक अगर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन के कारण जो है वो हीट वीट लॉस में जाके वो सारी एनर्जी फ्रिक्शन के नेगेटिव वर्क या उन सब में या हीट लॉस में चली जाती है। तो यहां पर भी इंडक्टर जो है कोशिश करेगा, जैसे ही आप बैटरी हटाओगे वो इस सर्किट में कोशिश करेगा, इंडक्टर कोशिश करेगा कि बाबू करंट फ्लो होती रहे इसी दिशा में, कितने एम्पियर की? 3 एम्पियर की। तो सर हीट लॉस कैसे निकालें? आप ये देख लो कि ये कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, ये कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ mv², वैसे ही यहां इसके अंदर एनर्जी मैग्नेटिक बनेगी हाफ Li²। कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है? हाफ। L कितना है मैग्नेटिक एनर्जी जो इसके पास है? L है 2 माइक्रो हेनरी। I कितना है? जो I करंट इसमें फ्लो हो रही थी दैट इज 3 एम्पियर, तो 9 हो गया। तो बेसिकली ये एनर्जी कैरी कर रहा है 9 माइक्रो जूल का। तो क्या सर 9 माइक्रो जूल ही हीट लॉस हुई? देखो 9 माइक्रो जूल पूरी की पूरी लॉस होगी तो कंप्लीट हीट लॉस कोई कहता तो 9 माइक्रो जूल ही होता। लेकिन सवाल ये उठा कि अब ये 9 माइक्रो जूल की हीट लॉस करेगा कौन कौन? एक तो इसका रेजिस्टेंस करेगा और इसका रेजिस्टेंस करेगा, और दोनों में ही सेम करंट जाएगी। तो दोनों की हीट लॉस क्या होगी? H जो होगा दैट इज होता है I²RT। इसका मतलब करंट तो दोनों में सेम जा रही है, तो हीट लॉस H जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया R के। तो यही 9 माइक्रो जूल इनके रेजिस्टेंस के रेशियो में बढ़ जाएगा। और क्या रेशियो है? ये है 1, ये है 3, 1 और ये 2। तो 1 और 2 के रेशियो में 9 माइक्रो जूल बढ़ जाएगा। तो इसके पास कितना हीट आएगा, कितना हीट लॉस ये करेगा? तो हीट लॉस बाय 1 ओम। तो किस रेशियो में हीट लॉस होगा? 1:2 के रेशियो में। तो 9 माइक्रो जूल को 1:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 1/1 + 2 दैट इज 3। तो ये हो गया कितना? 3 माइक्रो जूल। इसका मतलब इसमें हीट लॉस जो एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी थी, वो रेजिस्टेंस हीट के फॉर्म में लॉस करेगा 3 माइक्रो जूल का, और ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो हीट लॉस करेगा 6 माइक्रो जूल का, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा हीट लॉस होगी। क्यों? क्योंकि H हीट लॉस I²RT, T टाइम है, H ये I²R पावर है। तो हमें दिख रहा है कि सेम करंट फ्लो कर रही है, तो हीट जो है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में है। तो उसी रेशियो में मैंने हीट को डिवाइड कर दिया है। रेशियो की गणित भी मैंने इसी सीरीज़ के जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में जो है वहाँ पर रेशियो की गणित भी बताई है कि रेशियो कैसे बनते हैं, कैसे डिवाइड किए जाते हैं रेशियो में। वो भी फिजिक्स में आपको बहुत जगह मदद देते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगला जो लेक्चर आएगा वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर होगा। और कुछ बच्चों ने कमेंट में डाला भी था कि स्टार्टिंग में कि अल्टरनेटिंग करंट की चीज़ें बता दी जाएं, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करा दी जाएं, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। असाइनमेंट भी अगर आपको मिलता है जो बैच में, उसको भी आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो ऑल द बेस्ट आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।